हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आज़म। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है ब्रैडकॉम ग्रुप। इस कंपनी ने मई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न दिया और ऐसा लग ही रहा था कि एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है और ये मल्टी बैगर कंपनी बन सकता है। लेकिन इन्वेस्टर को पहला धक्का जब लगा, जब सेबी ने फर्स्ट शो का नोटिस दिया था। हालांकि उस वक्त ये कंपनी सही लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि कंपनी अपने ट्रैक पे चल रही है। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सामने से देखकर ऐसा लगता नहीं है कि एक ऐसी कंपनी है जो इतना बड़ा फ्रॉड कर सकती है। मैंने भी यही देखकर ऊपर से मैंने जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा हूँ कि हर साल इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, कैश फ्लो में भी पैसा अच्छा खासा है। मैंने भी यही देखकर जस्ट ऊपर से वो थ्रो किया और मैंने इसमें 600 शेयर मैंने इन्वेस्ट कर दिए थे। लेकिन जब इसके पहला सो कॉल्ड नोटिस सेबी की तरफ से आया था, तब मैंने अपने सारे शेयर इस कंपनी के बेच दिए और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये कंपनी सही नहीं है। की वजह ये है कि मैंने वो कुछ फाइनेंशियल पॉइंट्स नोट किए हैं जिन्हें एक आम इन्वेस्टर भी, एक आम आदमी भी समझ सकता है कि किस तरह ये कंपनी आम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था और कितने पैसे इस कंपनी ने आम इन्वेस्टर को डुबा दिए। ये कंपनी इन्वेस्टर के अब तक 90% पैसे डुबा चुकी है। लेकिन क्या अभी इसमें कुछ पोटेंशियल बचा है इस कंपनी में? चलिए हम थोड़ा इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करते हैं। जैसे कि हम इस टेबल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी का जो है मैक्सिमम रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो सब्सिडरीज कंपनी से होता है। अगर हम बात करें इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो इस टेबल में हम देख सकते हैं कि जो इसकी सेल्स थी मार्च 2017 में 2451 करोड़, मार्च 2018 में 2421 करोड़, मार्च 2019 में 2580 करोड़, मार्च 2020 में 2692 करोड़। और ये मैंने जो टेबल बनाया है ये सेबी के क्रैकडाउन से पहले का है, जब ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहा था और उस वक्त ये एक मल्टी बैगर कंपनी नहीं बना था। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 619 करोड़ मार्च 2017 में, 590 करोड़ मार्च 2018 में, मार्च 2019 में 609 करोड़ और मार्च 2020 में 617 करोड़। अगर नेट वर्थ की बात करें 2408 करोड़ मार्च 2017 में और मार्च 2018 में 2825 करोड़, मार्च 2019 में 3004 करोड़ और मार्च 2020 में 2826 करोड़। अगर इसी को हम स्टैंड अलोन इसकी सेल्स को देखते हैं, मार्च 2017 में 466 करोड़, मार्च 2018 में 455 करोड़ और मार्च 2019 में 459 करोड़ और मार्च 2020 में 467 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये देख सकते हैं 3 करोड़ लॉस में है। 2017 में, 18 में भी 3 करोड़ लॉस में है और 19 में भी 3 करोड़ लॉस में है और 20 में -1 करोड़ लॉस में है। अगर नेट वर्थ की बात करें स्टैंड अलोन की तो 585 करोड़ 2017 में, 2018 में 583 करोड़, 2019 में 583 करोड़ और 2020 में 581 करोड़। अगर हम इसको परसेंटेज टर्म में देखते हैं कि जो इसकी सब्सिडीज़ कंपनी उसका कितना पोर्शन मिलकर इसका पूरा जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है उसका कितना पोर्शन सेल्स है, कितना परसेंट प्रॉफिट है और कितना परसेंट रेवेन्यू है। आप देख सकते हैं मार्च 2017 में जो इसका सेल्स है उसमें वो 80.98% जो है वो सेल्स वो इसकी सब्सिडीज़ कंपनी से आ रही है। मार्च 2018 में 80.21% और मार्च 2018 में 82.20% और मार्च 2020 में 82.65%। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो सारा में वो 100% जो रेवेन्यू जो आ रहा है वो उसका वो सब्सिडीज़ कंपनी से आ रहा है। इसी तरह नेट वर्थ भी आप देख सकते हैं, मार्च 2017 में 75% जो है वो सब्सिडीज़ कंपनी से आ रहा है, मार्च 2018 में 79.36% वो सब्सिडीज़ कंपनी से आ रहा है और मार्च 2019 में 80.56% और इसी तरह मार्च 2020 में 79.44%। इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि इस कंपनी का जो जो बेस्ड है वो उसकी सब्सिडीज़ कंपनी है। तो वजह ये है कि ये कंपनी अपनी जो सारी रेवेन्यू जनरेट कर रही है सब्सिडीज़ कंपनी से, उसी को डिटेल नहीं बता रही है। उसका इसे क्या होना चाहिए था कि वो सारा सब्सिडीज़ 16 सब्सिडीज़ कंपनी का ऐसे डिटेल में उसका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करना चाहिए था, दिखाना चाहिए था। और यही बात ऑडिटर ने भी रिपोर्ट किया है कि जो हमने इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, इसकी मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो सब्सिडीज़ कंपनी से आ रही है। तो आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका सारा मैक्सिमम रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो सब्सिडीज़ कंपनी से आ रहा है और उस सब्सिडीज़ कंपनी को डिटेल नहीं, कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। इसके अलावा जब पहला नोटिस इसे मिला था तो सेबी ने कहा था कि जो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट है वो रॉन्ग ट्रीटमेंट है, उसके पीएल में से घटना चाहिए था, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट बढ़ जा रहा था। अगर वो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट जो 800 करोड़ का था, अगर वो उसे पीएल से घटा दिया था तो इसकी सिर्फ 1.5 से 2 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट आता। इसके अलावा जो लेटेस्ट सेबी ने इसको पर जो नोटिस दिया इंटरिम ऑर्डर का,
इसमें बहुत सारे ऐसे इन लोगों ने फ्रॉड किए हैं जो शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर गौर करें तो इन्होंने लोन ऑन एडवांस जो दिए हैं वो 652 करोड़ रुपये के लोन एडवांस दिए हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 23% ऑफ नेट वर्थ ऑफ द कंपनी का होता है। और उसका कोई डिटेल नहीं है। वो डिटेल अगर हम आपसे डिटेल में जाकर देखते हैं कि ये जो लोन ऑन एडवांस जो दिए गए हैं किसको दिए गए हैं, इनका कोई डिटेल नहीं है, बस अदर्स करके मेंशन किया गया है। अगर लेटेस्ट इनका इंटरिम ऑर्डर की बात करें जिसमें ये बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 21-22 में कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर 867.78 करोड़ का इशू किया था टोटल 82 अलॉटीज़ को, जिसमें से 22 अलॉटीज़ ऐसे थे जिन्हें 25,76,50,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए थे, जिसकी वैल्यू थी 245.24 करोड़, जबकि कंपनी ने सिर्फ 52.8 करोड़ रुपीज़ उस शेयर के बदले रिसीव किए थे अमाउंट, जबकि 192.73 करोड़ रुपये का कुछ पता ही नहीं है, या तो वो पैसा उन्हें मिला ही नहीं है या वो पैसे उन्होंने वापस मल्टीपल ट्रांजेक्शन के जरिए उसी अलॉटीज़ को दे दिए हैं। वो इसलिए कि वो अलॉटीज़ को बाद में इन लोगों ने अपने प्रोमोटर ग्रुप में शामिल कर लिया था। 4 अलॉटीज़ जो थे जिसको इन्होंने प्रोमोटर बना लिया, उसमें से 4 अलॉटीज़ ये थे: आराधना कॉमो सेल्स, सरिता कॉमो सेल्स, सलिनी सेल्स एंड हंसराज कॉमो सेल्स। चलिए हम इसको आज टेबल के जरिए समझते हैं किस तरह पैसा नहीं मिला प्रेफरेंस शेयर का। उल्टा इन लोगों ने वो जो प्रेफरेंस शेयर का जो पैसा मिला वो अपने कई सब्सिडीज कंपनी से वो पैसा वापस इस कंपनी में डाला था। टेबल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये एक आराधना कॉमो सेल्स LLP कंपनी है जो इसका अलॉटीज़ है। इन्हें 50 करोड़ का शेयर अलॉट किया गया था, जिसकी वैल्यू थी फेस वैल्यू थी 7.70 रुपये, जिसकी टोटल वैल्यू बनती है 38 करोड़ 50 लाख। इन्होंने बैंक स्टेटमेंट जो दिए हैं सेबी को, उसमें उन्होंने दिखाया कि ये पैसा हमें 38 करोड़ 50 लाख मिला। और जब सेबी ने खुद से बैंक से ये स्टेटमेंट मंगाया, जब उस स्टेटमेंट को टैली किया तो देखा जा रहा है कि उसमें कुछ पैसा ही नहीं आया है। और जब अलॉटीज़ के बैंक स्टेटमेंट में देखा गया तो उससे दिखाया जा रहा है कि 2 करोड़ 41 लाख रुपया आया है, हालांकि पूरा पैसा नहीं आया, 38 करोड़ 50 लाख रुपया नहीं आया है, यानी कि अभी भी 36 करोड़ 90 लाख रुपया बाकी है। और इस कंपनी में जो आराधना कॉमर्शियल LLP है, इस कंपनी में जो इसके प्रोमोटर है मिस्टर रेड्डी, पार्टनर बनने के लिए 76 लाख रुपये दिए। अब ये दूसरी कंपनी है जिसका नाम है सरिता कॉमर्शियल LLP। इस कंपनी को भी 50 करोड़ का शेयर अलॉट किए थे, जिसकी फेस वैल्यू थी 7.70 जिसकी टोटल वैल्यू बनती है 38 करोड़ 50 लाख। ये 38 करोड़ 50 लाख रुपये मिलने चाहिए थे, और कंपनी ने जो सेबी को जो स्टेटमेंट दिए उसमें दिखाया कि हमें 38 करोड़ 50 लाख रुपये मिल गया है। लेकिन जब सेबी ने सेम स्टेटमेंट अपने बैंक से पर्सनल मंगाया तो उस स्टेटमेंट में कोई पैसा नहीं आया। अलॉटी का जो पर्सनल बैंक अकाउंट है वो उन्होंने लिया, उनसे मैच किया तो उनसे 4 करोड़ 10 लाख रुपये आया। और इसमें भी मिस्टर रेड्डी ने 1 करोड़ 15 लाख रुपए दिए थे। चलिए इसको आप समझते हैं एक और टेबल के जरिए कि किस तरह जो इनके पर्सनल अकाउंट में दिखाया गया है 4 करोड़ 10 लाख, वो भी एक्चुअल में इनका पैसा नहीं है। ये BCG जो कंपनी है, इसके ये 2 कंपनी है सब्सिडीज कंपनी, Y-Reach एंड LYL। BCG ने Y-Reach एंड LYL को 4 करोड़ 50 लाख 25,000 रुपये दिए थे। फिर Y-Reach LIL ने ये पैसा जतन एंड कृष्णा को 4 करोड़ 18 लाख रुपये दिए। 4 करोड़ 50 लाख लेने के बाद 4 करोड़ 18 लाख ये दूसरे सब्सिडीज को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर जतन ने ये पैसा 4 करोड़ 70 लाख रुपया किसको दिया? सरिता को। तो आप फिर देख सकते हैं किस तरह मल्टीपल ट्रांजेक्शन के जरिए ये पैसा एक तरह से घुमाया जा रहा है। यानी सरिता ने एक्चुअल में जो पैसा दिया था 4 करोड़ 10 लाख, उसमें से वो पैसा दिया ही नहीं है। 4 करोड़ 7 लाख रुपये तो जतन से सरिता में आया है, और जतन जो है वो BCG का सब्सिडीज कंपनी है। तो एक्चुअल में सरिता ने पैसा कितना दिया? 3 लाख रुपये। तो आप समझ सकते हैं किस तरह इन्होंने इतना बड़ा मैनिपुलेशन किया। जब सेबी ने इन्हें स्टेटमेंट मांगा बैंक स्टेटमेंट, तो उस बैंक स्टेटमेंट में इन्होंने मैनिपुलेट किया। तो आप समझ सकते हैं किस तरह इन्होंने इन्वेस्टर को लूटा है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने की कोशिश की, किस तरह इस कंपनी ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया और पैसे को लूटा है। तो दोस्तों जब भी कोई हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैंने जितना हो सका मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। तो ऐसे ही वीडियो को और देखने के लिए और मुख्तलिफ़ कंपनी के एनालिसिस में करूँगा। आप और हम ऐसे एनालिसिस के जरिए बहुत कुछ सीखेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। थैंक यू।